Hello everyone, I am Lakshmikant Dwivedi and today we are going to discussing IP MET Rohtak 2020 previous year paper logical section। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें पहला क्वेश्चन दिया गया है, डेटा अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है और डेटा अरेंजमेंट में लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, स्टार्ट करें। तो क्या दिया गया है कि 8 गर्ल्स, इनके नाम दिए गए हैं, आर सिटिंग इन अ लाइन फेसिंग नॉर्थ, सभी का फेस नॉर्थ में, यहाँ पे हमने सभी का फेस नॉर्थ में ले लिया है। आगे दिया है एंड लाइक्स डिफरेंट कलर और इनके कलर दिए गए हैं। ठीक है, आगे दिया गया है बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं है कि वो कलर जो है इसी क्रम में हो जिस क्रम में गर्ल्स है। तो गर्ल्स जो है किसी भी क्रम में यहाँ पे अरेंज हो सकती हैं और किसी भी गर्ल्स को कोई भी कलर पसंद हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आगे अरेंजमेंट दिया गया है कि कैसे में करना है। तो नेक्स्ट आगे आगे देखिए तो क्या दिया है, द वन हु लाइक्स येलो सिट फोर टू द राइट ऑफ एम, जिसको येलो कलर पसंद है वो एम के फोर्थ राइट में है। पॉसिबिलिटी अगर देखें कि अगर एम यहाँ आएगा तो उसके वन टू थ्री फोर्थ राइट में यहाँ पे येलो आएगा, मतलब एम और येलो के बीच में थ्री गर्ल्स होंगी। इसके बाद अगर एम यहाँ आता है तो येलो यहाँ पे आ जाएगा, अगर एम यहाँ आएगा तो येलो यहाँ पे आ सकता है, और अगर एम यहाँ पर आता है तो उसके फोर्थ राइट में येलो यहाँ पर आ सकता है। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे फोर पॉसिबिलिटीज हैं, इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है कुछ कह नहीं सकते हैं। तो अब इनमें किसी एक को प्रिडिक्ट नहीं करना है कि ये सही है या गलत, अभी इसको स्किप करेंगे, आगे देखेंगे। तो आगे देखिए दिया गया है नाइदर एम नॉर येलो सीट एट एक्सट्रीम एंड, एम और येलो एक्सट्रीम एंड पर नहीं है। अगर यहाँ पे दिया गया है कि येलो एक्सट्रीम एंड पर नहीं है तो यहाँ पर एम नहीं आ सकता। अगर एम एक्सट्रीम एंड पर नहीं है तो यहाँ पे येलो नहीं आ सकता है। ठीक है, तो अब एम और येलो के लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें से एक सही है और एक गलत है। अब हम इसमें से किसी एक को सही मान के चलेंगे और एक को गलत। अब जिसको सही मान के चल रहे हैं अगर उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट हो जाता है, कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो सही है, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है मतलब वो अरेंजमेंट गलत है। पर प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों में से हम किसको पहले प्रेडिक्ट करें। तो इसके लिए याद रखना है कि रो में लीनियर अरेंजमेंट में जब भी ऐसी कोई डाउट आता है जहां पे हम क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि किसको प्रेडिक्ट करें, तो याद रखना है कि राइट साइड से जो पहली पॉसिबिलिटी है उसको हम पहला प्रेफरेंस देंगे। इसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट चेक करेंगे, अगर इसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट हो जाता है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम सेकेंड को लेंगे। हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये है कि राइट साइड से जो पहला आर्गुमेंट होता है, जो पहली पॉसिबिलिटी है, उसके सही होने के चांसेस ज्यादा है। अगर 100% में बात करें तो 70-80% चांस है कि जो राइट वाली कंडीशन है वो करेक्ट होगी, 20-30% है कि ये वाली करेक्ट होगी। तो जिसके हाई चांसेस है हम पहले उसी पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे। ठीक, चलिए तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कौन आएगा, एम, और एम के वन टू थ्री फोर्थ राइट में यहाँ पे येलो आ जाएगा, क्योंकि एम और येलो अब एक्सट्रीम एंड पर नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ तक हो चुका था। अब आगे देखें तो क्या दिया है, एन सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, जो एन है वो आर के थर्ड लेफ्ट में है, पर एन और आर अभी कहीं पर भी आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसको स्किप करते हैं। आगे देखें तो क्या दिया है, द नंबर ऑफ गर्ल्स सिट बिटवीन टी एंड द वन हु लाइक वायलेट इज सेम एज एस एंड द वन हु लाइक ब्लू, पर इसको भी हम रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे टी नहीं दिया है, वॉलेट भी नहीं है, एस भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम आगे कंडीशंस को पढ़ें। अब हमें ऐसी कंडीशन को लेना है जो येलो और एम से रिलेट करे, क्योंकि येलो और एम से रिलेट करेगी तभी हम अरेंजमेंट को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे दिया गया है वन पर्सन सिट बिटवीन एस एंड द वन हु लाइक येलो, एस और येलो के बीच में एक व्यक्ति है। तो यहाँ पे हम इस अरेंजमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि येलो और एस के बारे में रिलेट कर सकते हैं। अगर येलो यहाँ आएगा तो एक प्लेस छोड़ के उसके राइट में एस नहीं आ सकता है, इसका मतलब अगर येलो यहाँ पर है तो एक प्लेस छोड़ के यहाँ पे एस आ जाएगा, और एस और येलो के बीच में एक व्यक्ति होगा। आगे दिया है एस डज नॉट लाइक रेड कलर, और एस को रेड कलर पसंद नहीं है, तो इसको यहाँ पे हम लिख के कट कर सकते हैं कि एस के लिए रेड कलर नहीं होना चाहिए। आगे दिया है एंड डज नॉट सिट एनी ऑफ द एक्सट्रीमेंट, और जो एस है वो एक्सट्रीमेंट पर भी नहीं है। तो अगर देखा जाए तो एस एक्सट्रीमेंट पर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कंडीशन अपनी सही चल रही है। ठीक, इसके बाद अगर आगे देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि आर लाइक वायलेट कलर एंड ओ लाइक ब्राउन कलर, आर का जो कलर है वो वायलेट दिया गया है कि आर लाइक वायलेट कलर और ओ लाइक ब्राउन कलर। तो जहाँ पे आर आएगा उसके लिए कलर वायलेट होना चाहिए और जहाँ पे ओ आएगा उसके लिए कलर ब्राउन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर देखें आप स्टार्टिंग से जहां से हमने स्किप किया था वापस, एन सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, जो एन है वो आर के थर्ड लेफ्ट में है। चेक करें आर कहाँ पर आ सकता है। अगर आर यहाँ पर आता है तो उसके वन टू थ्री थर्ड लेफ्ट में एस है, तो यहाँ पे एन नहीं आ सकता, इसका मतलब ये आर गलत होगा। अगर आर यहाँ आता है तो आर के लिए कलर येलो है, जबकि यहाँ पे देखें तो आर का कलर क्या है, वायलेट है, इसका मतलब है ये कंडीशन भी गलत होगी।
अगर आर यहाँ पर आता है तो उसके 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में एम है, अगर एम पहले से है तो एन नहीं आ सकता, इसका मतलब ये आर भी गलत है। यहाँ पे एस है तो आ नहीं सकता है, अगर आर यहाँ पर आएगा तो उसके 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में यहाँ पे एन आ सकता है, इसका मतलब ये कंडीशन करेक्ट होगी। अगर एन आर यहाँ पर आता है तो उसके थर्ड लेफ्ट में एन नहीं आ सकता क्योंकि प्लेस नहीं है। इसका मतलब क्लियर हो गया है कि एस और आर और एन के प्लेसेस क्या होंगे, तो आर यहाँ पर आएगा और उसके थर्ड लेफ्ट में यहाँ पे एन आएगा। और आर के लिए जो कलर है वो क्या दिया गया है, वायलेट कलर। आर को क्या पसंद है, वायलेट कलर। अब आगे देखिए तो क्या दिया है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स सिट बिटवीन टी एंड द वन हु लाइक वायलेट। टी और वायलेट के बीच में जितनी गर्ल्स की संख्या होगी उतनी ही संख्या, क्या बोल रहा है, इज सेम एज एस एंड द वन हु लाइक ब्लू, उतनी ही संख्या एस और ब्लू के बीच में होगी। ठीक है, पर अभी रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे वायलेट तो है और टी अभी नहीं है, तो टी नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। आगे देखें, आगे दिया है टी सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ब्लैक। जो टी है वो ब्लैक के इमीडिएट लेफ्ट में है। अब इस पॉसिबिलिटी को देखें कि कहाँ पर आ सकते हैं। तो टी ब्लैक के इमीडिएट लेफ्ट में पहली पॉसिबिलिटी ये बनती है कि अगर ब्लैक यहाँ पर होगा तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में टी यहाँ पर आ सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनेगी क्योंकि अगर ब्लैक यहाँ पर आएगा तो उसके लेफ्ट में यहाँ पर टी आ सकता है। अगर यहाँ पे ब्लैक आएगा तो लेफ्ट में एस है तो टी नहीं आ सकता है, बाकी जगह पे ब्लैक और टी नहीं आ सकते हैं। तो इसका मतलब है ये दो पॉसिबिलिटीज बन रही है। अब एक एक करके हम चेक करेंगे इसमें कौन सी कंडीशन सही है। अगर दोनों में क्लियर होगा तो ठीक है, ज्यादा अगर डाउट आएगा, ज्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी तो फिर हम राइट वाले को चेक करेंगे। ठीक, फिलहाल अभी हम लेफ्ट वाले को सही मान के चल रहे हैं कि अगर ये ब्लैक सही है और टी यहाँ पर आता है तो टी और वायलेट के बीच में देखा जाए तो कितनी गर्ल्स की संख्या होगी, एक। अब क्या कहा गया कि टी और वायलेट के बीच में जितनी गर्ल्स की संख्या होगी, तो यहाँ पे टी और वायलेट के बीच में गर्ल्स की संख्या है एक। इसका मतलब है कि एस और ब्लू के बीच में भी गर्ल्स की संख्या एक होनी चाहिए। अब अगर देखें कि अगर एस यहाँ है तो एक प्लेस छोड़ के यहाँ पे ब्लैक है तो ब्लू नहीं आ सकता। अगर एस यहाँ है तो एक प्लेस छोड़ के यहाँ पे येलो है, इसका मतलब है कि ब्लू नहीं आ सकता है। तो अगर वायलेट और टी के बीच में गर्ल्स की संख्या एक है तो एस और ब्लू के बीच में गर्ल्स की संख्या एक होनी चाहिए, लेकिन जो अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही है। इसका मतलब है कि क्या गलत होगा, ब्लैक और टी, क्योंकि अभी फिलहाल हमें डाउट ब्लैक और टी को लेकर आया है। अगर ये कंडीशन भी मैच नहीं करती है तो फिर हम एस को गलत प्रूव करते हैं, पर अभी क्या है, ब्लैक और टी गलत हो रहे हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब जो दूसरी वाली पॉसिबिलिटी है उसको फिलहाल हम चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या होगा अरेंजमेंट। ठीक है, तो अब देखें तो नेक्स्ट यहाँ पे है कि अगर ब्लैक यहाँ पर आएगा तो टी यहाँ पर आ सकता है। अब इस केस में अगर देखा जाए तो वायलेट और टी के बीच में गर्ल्स की संख्या है 2, तो इसका मतलब है कि एस और ब्लू के बीच में भी 2 गर्ल्स होनी चाहिए। तो अगर एस यहाँ है, दो प्लेस छोड़ के यहाँ पे ब्लैक है, ब्लू आ नहीं सकता। तो अगर एस यहाँ है तो दो प्लेस छोड़ के यहाँ पे ब्लू आ सकता है, इसका मतलब है कि इस प्लेस पर क्या आएगा, ब्लू। तभी कंडीशन मैच करेगी कि टी और वायलेट के बीच में दो गर्ल्स हैं तो एस और ब्लू के बीच में भी 2 गर्ल्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन मैच होगी 2 गर्ल्स के केस में। ठीक है, अब आगे देखें तो क्या दिया गया है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स सिट बिटवीन द वन हु लाइक रेड एंड व्हाइट इज सेम एज द वन हु लाइक व्हाइट एंड पिंक। क्या दिया गया है कि रेड और व्हाइट के बीच में जितनी गर्ल्स की संख्या होगी उतनी ही संख्या व्हाइट और पिंक के बीच में है। तो रेड और व्हाइट को रिलेट किया गया है, व्हाइट और पिंक को रिलेट किया गया है, मतलब व्हाइट जो है वो रेड और पिंक के बीच में ही आएगा, तभी ये कंडीशन मैच होगी। क्योंकि अगर व्हाइट किसी भी एंड पर आएगा तो ये कंडीशन मैच नहीं करेगी। पर ये अभी कहाँ पर आ सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, अब एक कंडीशन और देखें, यहाँ पे हमने जो स्किप किया था ये कि ओ लाइक ब्राउन कलर, ओ को ब्राउन कलर पसंद है, तो जहाँ पे ओ आएगा उसके साथ ब्राउन कलर आना चाहिए। अब ओ और ब्राउन पेयर अगर देखें तो यहाँ पे आ सकता है कि अगर यहाँ पर ओ आएगा तो यहाँ पे ब्राउन कलर आ सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर देखें कि रेड व्हाइट और पिंक आना चाहिए या फिर पिंक व्हाइट और रेड होना चाहिए, तो वो चीज़ यहीं पर हो सकती है क्योंकि 1 2 3 प्लेस रिमेनिंग है। इसका मतलब क्लियर है कि सेंटर में यहाँ पे क्या आएगा, व्हाइट। और रेड यहाँ पे आ सकता था, लेकिन रेड यहाँ पे चूंकि कंडीशन दी गई कि रेड नहीं आ सकता है, मतलब क्लियर है कि यहाँ पर पिंक होगा। और अगर यहाँ पे पिंक होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेड। तो सभी गर्ल्स की जो कलर है वो डिसाइड हो चुके हैं, रेड ब्लू व्हाइट वायलेट पिंक ब्राउन येलो और ब्लैक। अब हमें गर्ल्स की प्लेस को डिसाइड करना है, तो आगे देखें दिया गया है P डज नॉट सिट एडजेसेंट टू T। जो P है वो T के एडजेसेंट में नहीं है। T अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर P नहीं आ सकता है। तो अगर P यहाँ पे नहीं आएगा तो एक ही प्लेस बच रहा है जहाँ पर P आ सकता है। तो जो रिमेनिंग गर्ल्स है वो यहाँ पर होगी। अब अगर ध्यान से देखें तो रिमेनिंग गर्ल्स कौन होगा, तो रिमेनिंग गर्ल्स है Q।
इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन आएगा, क्यू आएगा। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है। तो डेटा अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, 6 to 7 मिनट लग सकता है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब अगर यहाँ पे देखें तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी गर्ल्स आर सिट बिटवीन एम एंड एन, एम और एन के बीच में गर्ल्स की संख्या कितनी होगी। तो जहाँ पे एन है और जहाँ पे एम है, इनके बीच में अगर देखें तो गर्ल्स की संख्या कितनी है, एक, केवल पी है। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है टी लाइक्स विच ऑफ द फॉलोइंग कलर, टी को कौन सा कलर पसंद है। तो अगर देखा जाए तो टी के लिए कौन सा कलर है, येलो कलर है। इसका मतलब है आंसर होगा ऑप्शन बी, येलो। चलिए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड ब्लड रिलेशन पर बेस्ड पूछा गया है, और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को जो हम सॉल्व करेंगे तो मेल के लिए प्लस साइन यूज करना है और फीमेल के लिए माइनस साइन। सबसे पहले देखें तो क्या दिया है, बी इज द फादर ऑफ क्यू। जो बी है वो फादर है क्यू का, तो अगर बी फादर है तो मेल होगा, और बी टॉप के जनरेशन में आएगा, और जो क्यू है वो बॉटम के जनरेशन में आएगा। ठीक। आगे दिया है बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, बी के केवल 2 चिल्ड्रन हैं। आगे दिया है क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, और जो क्यू है वो ब्रदर है आर का। अगर क्यू ब्रदर है आर का, इसका मतलब है कि क्यू और आर बी के चिल्ड्रन होंगे। और इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर यहाँ पे दिया गया है कि बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, बी के केवल 2 चिल्ड्रन हैं, इसका मतलब है कि क्यू और आर के अलावा कोई दूसरा इनका चिल्ड्रन नहीं होगा। आगे दिया है आर इज द डॉटर ऑफ पी, जो आर है वो डॉटर है पी की। तो अगर आर डॉटर है पी की, इसका मतलब क्यू और आर क्या होंगे, ब्रदर सिस्टर होंगे। और क्यू और आर का फादर बी है, इसका मतलब पी इनकी मदर होगी। और इसका मतलब ये भी है कि बी और पी के बीच में जो रिलेशन है वो हस्बैंड वाइफ का होगा। आगे दिया है ए इज द डॉटर ऑफ पी, ए डॉटर है, सॉरी, ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, जो ए है वो ग्रैंड डॉटर है पी की। अगर ए ग्रैंड डॉटर है पी की, मतलब ए बॉटम में आएगा थर्ड जनरेशन में। लेकिन आगे देखिए तो दिया गया है एस इज द फादर ऑफ ए, अगर एस फादर है ए का और ए आ रहा है थर्ड जनरेशन में और एस फादर है, तो यहाँ पे क्यों ऑलरेडी मेल है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एस है वो आर के लिए हस्बैंड हो जाएगा। अगर एस आर का हस्बैंड होगा तो इसका मतलब है कि ए के लिए फादर होगा, और जो ए है वो पी के लिए क्या हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या दिया गया था कि ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, जो ए है वो ग्रैंड डॉटर है पी की। इसका मतलब है कि जहां पर पी है उससे बॉटम में थर्ड जनरेशन में ए को आना चाहिए। फिर आगे दिया है एस इज द फादर ऑफ ए, और एस फादर है ए का, जबकि बी के लिए केवल 2 ही चाइल्ड है, क्यू और आर है। इसका मतलब जो एस है अगर वो ए का फादर है, इसका मतलब आर का हस्बैंड होगा। अब आगे देखो तो क्या दिया है कि हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, एस का जो रिलेशन है वो क्यू से क्या होगा। तो ध्यान से देखा जाए तो जो एस है वो क्यू की सिस्टर का हस्बैंड है, क्यू की सिस्टर है आर और आर का हस्बैंड है एस। तो सिस्टर का जो हस्बैंड है वो क्या होता है, ब्रदर इन लॉ। इसका मतलब है कि अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, तो जो एस है वो क्यू के लिए क्या होगा, ब्रदर इन लॉ होगा। इसका मतलब ऑप्शन डी, ब्रदर इन लॉ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, डाइस का क्वेश्चन दिया गया है, और यहाँ पे 6 डाइस दिए गए हैं, और जिसमें दिया गया है कि 6 डाइस विथ अपर फेस इरेज्ड आर एज सोज। यहाँ पे इसके अपर फेस को इरेज कर दिया गया है डाइस के। इसके बाद दिया गया है द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ डॉट ऑन द अपोजिट फेसेस इज 7। अपोजिट फेसेस में जो डॉट्स हैं, जो नंबर है, उनका टोटल क्या होगा, 7 होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डाइस फॉलो होगा, और स्टैंडर्ड डाइस का रूल होता है दो अपोजिट सरफेस का जो टोटल है वो हमेशा 7 होना चाहिए। तो अगर 1 है तो 1 के अपोजिट में 6 होना चाहिए, तभी इनका टोटल 7 होगा। अगर किसी भी फेस पे 2 है तो 2 के अपोजिट फेस में क्या आएगा, 5, तो 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7। नेक्स्ट 3 है, 3 के अपोजिट में क्या होगा, 4, तभी इनका टोटल 7 होगा। ठीक है। तो अपोजिट फेसेस का टोटल अगर 7 है, इसका मतलब है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड रूल फॉलो होगा। और स्टैंडर्ड रूल क्या होता है, दो अपोजिट सरफेस का टोटल हमेशा 7 होना चाहिए, ना तो 7 से कम और ना ही 7 से ज्यादा। ठीक। अब इसके बाद आगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें उससे पहले ये जो अपोजिट फेस दिया गया है इसको हम सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे कौन सा नंबर आ सकता है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें तो 3 है और यहाँ पर 6 है। ठीक है। तो 3 और 6 हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब अगर देखें ध्यान से तो 3 के अपोजिट में क्या होना चाहिए, 4, और 6 के अपोजिट में आएगा 1। तो अगर 3 का अपोजिट 4 है, 6 का अपोजिट 1 है, इसका मतलब है कि 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। मतलब टॉप फेस में या तो 2 आएगा या फिर 5 आ सकता है। तो अगर टॉप में 2 होगा तो बॉटम में 5 होगा, अगर टॉप में 5 होगा तो बॉटम में 2 होगा। पर अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम 2 और 5 दोनों को टॉप फेस में रख रहे हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखें तो 5 के अपोजिट में 2 होगा, 4 के अपोजिट में 3 होना चाहिए।
तो बचा क्या, 1 और 6, तो वो आ जाएंगे टॉप फेस में, 1 और 6 में से कोई भी यहाँ पर आ सकता है, ठीक। अब इसी तरीके से सेम लॉजिक के साथ अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 और 5 आएंगे, यहाँ पर 1 और 6, 3, 4 और लास्ट में आएगा 1, 6, ठीक है। सेम लॉजिक के साथ हमें सॉल्व करना है कि दो अपोजिट सरफेस का जो टोटल है वो 7 होना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो जो पहले नंबर का डाइस है ये ऑड नंबर का डाइस होगा, उसके बाद ये इवन हो जाएगा, फिर ऑड नंबर डाइस, फिर उसके बाद इवन होगा। तो ऑड और इवन अल्टरनेट चलेंगे। तो टोटल 6 डाइस दिए गए हैं, तो जो फर्स्ट है वो ऑड होगा, तो नेक्स्ट इवन होगा, ऑड इवन, इस तरीके से। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे, इफ द ऑड नंबर डाइस हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स, इफ द ऑड नंबर ऑफ डाइस हैव इवन नंबर ऑफ डॉट। तो जो इवन ऑड नंबर के डाइस है पहले उनको हम मार्क कर लेते हैं, ये होंगे ऑड नंबर के डाइस। और क्या दिया गया है कि हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस, इनके जो टॉप फेसेस है वहां पर इवन नंबर होना चाहिए। तो जो ऑड है उसको हटा देते हैं, तो यहाँ पे इवन में 2 होगा, यहाँ पे इवन में 2 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे देखिए 3 और 4 है तो इवन नंबर होगा 4। क्या पूछा गया है, देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप फेसेस ऑफ देयर डाइस, तो इनका जो टोटल है वो क्या होगा। तो अब अगर देखा जाए तो पहला जो ऑड नंबर का डाइस है इसमें क्या है, 2 है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ऑड, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 + 2 करेंगे, प्लस यहाँ पे ऑड में क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 4 को ऐड कर देंगे। तो जो 3 ऑड नंबर डाइस थे इनके जो टॉप फेसेस है अगर वहां पे इवन नंबर होता है तो वहां पे क्या आएगा, 2, 2 एंड 4। और अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो 2 + 2 + 4 इक्वल टू कितना होगा, 8 होगा। इसका मतलब है कि जो ऑप्शन ए है 8, ये होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो यहाँ पे डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है, और इसमें दिया गया है कि अगर this number is written in this and 2346 is written in this, how is 23549 written in that code language, ठीक है। तो पहले इसको हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं, 1, 5, 7, 8, 9, कोड क्या दिया गया है, XTZAL। नेक्स्ट दिया गया है 2, 3, 4, 6, और यहाँ पे इसका कोड दिया गया है NPSU। अब हमें जो फाइंड करना है उसका नंबर दिया गया है 23549। अब हमें यहाँ पे बताना है कि 23549 के लिए जो कोड है वो क्या होगा। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो क्या कहा गया है कि डायरेक्ट कोडिंग यूज किया गया है। डायरेक्ट कोडिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कुछ नंबर होंगे, लेटर होंगे, उनके लिए जो कोड होगा वही यहाँ पे दिया जाएगा। तो पहले जो दो नंबर दिए गए हैं इन्हीं से मिलके नया नंबर बनेगा और सेम डिजिट यहाँ पे यूज किए जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 5 दिया गया है, 5 हमें यहाँ पे मैच हो रहा है। इसके अलावा 2 और 3 मैच हो रहे हैं, 4 यहाँ पे है और 9 यहाँ पर है। सारे लेटर जो है सॉरी सारे जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे मैच हो रहे हैं डिजिट। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, डायरेक्ट कोडिंग है। इनमें अगर कोई लेटर सिमिलर है, कोई नंबर सिमिलर है तो उसका कोड भी सिमिलर होगा, लेकिन यहाँ पे अभी सिमिलर नंबर यहाँ पे नहीं दिया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो डायरेक्ट कोड हो रहा है और ऑप्शन से हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले 2 दिया गया है, तो 2 के लिए देखें तो क्या यूज होगा, एन, तो 2 के लिए कोड हो जाएगा एन। 3 के लिए जो कोड है वो हो जाएगा पी। 5 के लिए देखें तो यहाँ पे 5 का कोड टी हो जाएगा। 4 दिया गया है, 4 के लिए कोड क्या हो जाएगा, एस, ठीक है। और 9 के लिए जो कोड है वो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा, एन पी टी एस एल। और अगर ऑप्शन से देखें तो एन पी टी एस एल ऑप्शन सी मैच हो रहा है। इसका मतलब है कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि इस तरीके की जो कोडिंग है वो क्या कहलाती है, डायरेक्ट कोडिंग। अब यहाँ पे नंबर से वर्ड दिया जा सकता है या फिर वर्ड से नंबर दिया जा सकता है, लेफ्ट राइट सीक्वेंस चेंज हो सकता है। पर इसको सॉल्व करने का तरीका वही है कि इनको कंपेयर कर ले, और अगर उसी क्रम में वहां पे पुट करने के बाद ऑप्शन मैच हो रहा है इसका मतलब है कि ये क्या होगी, डायरेक्ट कोडिंग। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। और इस क्वेश्चन में देखें तो क्या दिया गया है कि सौरभ वॉक्स 80 मीटर टूवर्ड साउथ। सौरभ 80 मीटर साउथ की ओर चल रहे हैं। डायरेक्शन याद रखें कि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा टॉप में होगा, बॉटम साउथ, राइट हैंड साइड में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट होगा। इसी डायरेक्शन को हमें फॉलो करना है। तो क्या दिया गया है कि सौरभ वॉक्स 80 मीटर टूवर्ड साउथ। सौरभ 80 मीटर साउथ की ओर चल रहा है। मान लेते हैं कि सौरभ इस पॉइंट से चलना प्रारंभ करेगा, साउथ की ओर मूव करेगा और टोटल डिस्टेंस कवर करेगा 80 मीटर।
आगे दिया है देन टर्न टू हिज राइट एंड स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट टिल ही कंप्लीट अनदर 80 मीटर। यहाँ से उसने क्या लिया है, और राइट टर्न, तो राइट टर्न लेंगे मतलब क्लॉकवाइज और वेस्ट की तरफ वो टर्न करेगा। और यहाँ पे बोला गया है वो तब तक चलेगा जब तक 80 मीटर कंप्लीट नहीं हो जाता है। यहाँ पे भी वो 80 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। आगे दिया है देन अगेन टर्निंग टू हिज लेफ्ट, यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लिया है, तो अगर वेस्ट की तरफ फेस से लेफ्ट टर्न लेगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उसका फेस साउथ की तरफ आएगा। आगे दिया गया है कि ही वॉक्स फॉर 60 मीटर, यहाँ पे वो डिस्टेंस कवर करेगा 60 मीटर का। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 60 मीटर का। आगे दिया गया है ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट, यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लिया है एंड वॉक फॉर 80 मीटर। लेफ्ट लिया है मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, और यहाँ पे वो लेफ्ट टर्न लेके 80 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद कहाँ पर आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट के जस्ट नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो 80 मीटर कवर करने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट के जस्ट नीचे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अगर 80 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, मतलब ये दोनों ही डिस्टेंस बराबर हो गए। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये 60 मीटर है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 60 मीटर होगा। ठीक है, आगे देखिए दिया गया है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन, वो अपने इनिशियल पोजीशन से कहाँ पर है। तो उसका जो इनिशियल पोजीशन था जहां से उसने स्टार्ट किया था, ये होगा स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल प्लेस होगा, और ये होगा लास्ट पॉइंट जहाँ पे उसने एंड किया है। ठीक है, तो यहाँ से उसने स्टार्ट की थी जर्नी और यहाँ पे उसने एंड किया। अब पूछा गया है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन, तो कितनी दूरी पर होगा। यहाँ पे देखिए तो 80 मीटर का डिस्टेंस है और यहाँ पे 60 मीटर है, और ये स्ट्रेट जा रहा है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 80 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 140 मीटर। इसका मतलब है कि जो आंसर है वो होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन डी 140 मीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 सिलॉक्स पर बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, जहाँ पे फैक्ट 1 2 3 दिए गए हैं और इन फैक्ट्स को सही मान के चलना है और ट्रू मानना है। उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि ये जो कंक्लूजन दिए गए हैं इनमें से कौन सा फैक्ट है जो करेक्ट होगा। तो फैक्ट 1 अगर देखें तो दिया गया है ऑल कैट लाइक टू रन, सभी कैट को रन करना पसंद है। इसका मतलब है कि हम ड्रॉ कर सकते हैं ऑल कैट लाइक टू रन, कुछ इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। आगे दिया गया है कि सम कैट लाइक स्विम, कुछ कैट को स्विम करना पसंद है, तो कैट और स्विम के बीच में सम का रिलेशन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट दिया गया है सम कैट लुक लाइक देयर मास्टर, कुछ कैट जो है वो मास्टर है, तो यहाँ पे इनको हम मास्टर और कैट के बीच में सम का रिलेशन बनेगा और ड्रॉ करेंगे। तो ये बनेगा इनका वेन डायग्राम। अब देखो तो क्या पूछा गया है, इफ द फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट आर फैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट आल्सो बी अ फैक्ट, तो इनमें से कौन सा है जो फैक्ट होगा, करेक्ट होगा। पहला देखिए कंक्लूजन तो दिया गया है कि ऑल कैट हु लाइक स्विम लुक लाइक देयर मास्टर, जिस कैट को स्विम करना पसंद है वो मास्टर है, तो स्विम यहाँ पर है और मास्टर यहाँ पर है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कंफर्म नहीं कह सकते, मतलब गलत है। आगे दिया है कैट हु लाइक टू स्विम ऑल्सो लाइक टू रन, जिस कैट को स्विम करना पसंद है उनको रन करना भी पसंद है। तो कैट में जैसे यहाँ पे देखिए रिलेशन बन रहा है कि जो कैट को स्विम करना पसंद है वो रन के अंदर भी आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये चीज बिल्कुल फैक्ट होगा। कैट्स हु लाइक टू स्विम ऑल्सो लाइक टू रन, ये करेक्ट होगा। आगे दिया कैट हु लाइक टू रन, जिस कैट को रन करना पसंद है, तो ये पूरा जो है कैट, सभी जो कैट है वो रन कर रही हैं। कैट हु लाइक टू रन, सभी कैट कहाँ पर है, रन के अंदर है, मतलब सभी कैट को रन करना पसंद है। आगे बोला जा रहा है डू नॉट लुक लाइक देयर मास्टर, वो मास्टर नहीं है, जबकि रन और मास्टर के बीच में भी सम का रिलेशन है, तो जो कैट रन कर रही हैं वो मास्टर भी होंगी, पर यहाँ पे बोला जा रहा है कि नहीं होंगी, इसका मतलब ये गलत होगा। तो अगर इन पहले थ्री फैक्ट्स को अगर हम देखें, ध्यान देते हैं तो ये डायग्राम बनेगा, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही कंक्लूजन है जिसको हम 100% कह सकते हैं कि वो करेक्ट होगा, मतलब ये भी क्या है, फैक्ट है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो जो ऑप्शन बी है ओनली सेकेंड इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है कि नर्स केम्प हैज वर्कड मोर नाइट शिफ्ट इन अ रो देन नर्स रोजर्स, केम्प के जो नाइट वर्क्स है वो रोजर से ग्रेटर देन होंगे, तो के ग्रेटर देन आर लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आगे दिया गया है कि हो मतलब रोजर्स के लिए दिया गया है हु हैज वर्कड 5, रोजर्स के जो वर्किंग नाइट्स है वो कितनी होंगी, 5 होगी, तो आर की वैल्यू यहाँ पे हम 5 यूज करेंगे। आगे दिया गया है कि नर्स मिलर हैज वर्क 15 नाइट शिफ्ट इन अ रो, जो नर्स मिलर है वो 15 नाइट्स वर्क करेगी, तो एम की वैल्यू यहाँ पर 15 हो जाएगी। आगे दिया गया है मोर देन नर्स केम्प, केम्प एंड रोजर्स कंबाइंड, इसका मतलब है कि जो एम की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन है केम्प और रोजर्स के जो वर्किंग नाइट्स होंगे उनसे ज्यादा होगा, ग्रेटर देन होगा।
और m की वैल्यू 15 दिया गया है और r की जो वैल्यू है वो 5 दिया गया है। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि k की वैल्यू क्या हो सकती है। आगे देखिए दिया गया नर्स कैल्विन हैज वर्कड 8 नाइट शिफ्ट इन अ रो। ठीक है, नर्स कैल्विन हैज वर्कड 8 नाइट शिफ्ट इन अ रो। जो नर्स कैल्विन है उसकी वर्किंग नाइट्स है 8। ठीक है, आगे दिया गया है लेस देन नर्स केम्प और सी की जो वैल्यू है वो केम्प से लेस देन है, मतलब केम्प ग्रेटर देन हम कह सकते हैं क्या होगा, सी होगा कैल्विन। और कैल्विन के जो वर्किंग नाइट है वो 8 है, तो के की वैल्यू 8 से ज्यादा होना चाहिए। अब अगर के की वैल्यू देखा जाए 8 से ज्यादा हम क्या रखें कि यहाँ पे ये कंडीशन भी मैच होनी चाहिए कि एम ग्रेटर देन के प्लस आर। तो अब अगर देखा जाए कि अगर हम k की वैल्यू 8 से ज्यादा क्या लेते हैं 9, तो 9 प्लस 5 14 आएगा, मतलब 15 ग्रेटर देन 14 कंडीशन मैच करेगी। ठीक है, 9 रख सकते हैं। k की वैल्यू अगर देखा जाए अगर हम 10 लेते हैं तो k की वैल्यू यहाँ पे हम 10 लेंगे तो 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15, और ये जो 15 है इस 15 के इक्वल हो जाएगा, जबकि कंडीशन है Nurse Miller has worked 15 night shift in a row more than Nurse Kemp and Rogers. Kemp and Rogers कंबाइंड जो वर्क करेंगे उससे ग्रेटर देन होना चाहिए, मतलब के की वैल्यू हम 10 नहीं ले सकते, तो के के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू बच रही है 9। क्योंकि कंडीशन क्या है कि के की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन केल्विन होना चाहिए और केल्विन की वैल्यू 8 है, तो के की वैल्यू हम 9 ले सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि के केम्प और रोजर की जो वैल्यू है वो लेस देन 15 होनी चाहिए। रोजर की वैल्यू 5 है, के की वैल्यू केल्विन की वैल्यू जो है केम्प केम्प की जो वैल्यू है वो 9 है। 9 प्लस 5 करेंगे 14 आएगा, ये वाली कंडीशन मैच होगी। लेकिन अगर हम के की वैल्यू 10 लेते हैं तो 10 प्लस 5 15 इक्वल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हम के की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 9 ही ले सकते हैं। अब आगे देखिए तो पूछा गया है कि हाउ मेनी नाइट शिफ्ट इन अ रो नर्स केम्प वर्क। जो नर्स केम्प है वो कितने नाइट्स वर्किंग करेगी, तो अगर देखा जाए तो 100% कहा जा सकता है कि के की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 9 होगी। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन बी 9 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, P, Q, R and T answered an examination. In the result, Q was immediately followed by P, but no one was there after P. ठीक है, तो 4% दिए गए हैं, P, Q, R एंड T दिया गया है और एग्जामिनेशन में इनके जो स्कोर्स हैं वो अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। तो इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, है ना। तो जो फर्स्ट है वो नंबर 1 पे आएगा, यहाँ पे सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो जो हाईएस्ट है वो 1 होगा, जो लोएस्ट है वो नंबर 4 पर होगा। ठीक है, अब अगर देखें तो क्या दिया गया है कि Q वॉज इमिडिएटली फॉलोड बाय P। जो Q है वो P के द्वारा फॉलो किया जा रहा है, बट नो वन वॉज देयर आफ्टर P। P के बाद कोई नहीं होगा, मतलब यहाँ पे P आएगा और यहाँ पर Q आ जाएगा, मतलब Q ग्रेटर देन P होगा, ये हम 100% कह सकते हैं। आगे दिया है कि R वॉज अहेड ऑफ Q। जो R है वो Q से आगे है, मतलब R ग्रेटर देन Q कह सकते हैं, बट कुड नॉट स्कोर एज मच एज T। लेकिन R के जो स्कोर है T के जितनी नहीं है, मतलब T से लेस देन होंगे। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो टी आर क्यू का सीक्वेंस बनेगा तो टी यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आर आ जाएगा, तो फाइनली हम अरेंजमेंट कह सकते हैं कि क्या होगा, टी आर क्यू एंड टी। अब आगे पूछा गया है कि हु स्कोर द सेकंड हाईएस्ट। सेकंड हाईएस्ट कौन होगा, तो सेकंड हाईएस्ट देखा जाए तो कौन होगा, पर्सन आर होगा। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो जो ऑप्शन सी है वो होगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, इन दिस क्वेश्चन वन टर्म इन नंबर सीरीज इज इनकरेक्ट। यहाँ पे एक जो टर्म है वो इनकरेक्ट है, उसे हमें फाइंड करना है। फाइंड आउट द इनकरेक्ट नंबर। इनकरेक्ट नंबर को हमें फाइंड करना है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जो इनकरेक्ट होगा। तो पहले हम इनके बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे, किस हिसाब से यहाँ पे डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर फाइंड करेंगे कौन सा नंबर है जो रॉन्ग होगा। अब 56 को अगर देखें तो हम यहाँ पे इस 56 को क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर माइनस 8। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, और माइनस 8 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 56 आएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर देखें नेक्स्ट नंबर 72, इसको हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर माइनस 9। 9 का स्क्वायर होगा 81, माइनस 9 करेंगे क्या आ जाएगा 72 आएगा। लॉजिक बिल्कुल मैच कर रहा है। तो नेक्स्ट जो 90 है वो क्या होना चाहिए था, 10 का स्क्वायर माइनस 10। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 होगा, माइनस 10 करेंगे 90, ये कंडीशन भी मैच होगी। 11 का स्क्वायर माइनस 11 करेंगे, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, माइनस 11 करेंगे कितना आएगा 110। यहाँ पे भी कंडीशन मैच हो रही है। तो अभी तक सारे जो नंबर हैं वो एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि पहले 8 का स्क्वायर हुआ है, फिर 9 10 11, जितने का स्क्वायर करेंगे उतना ही नंबर माइनस करना है।
तो 8 का स्क्वायर -8, 9 का स्क्वायर -9, 10 का स्क्वायर -10, 11 का स्क्वायर -11। तो नेक्स्ट होना चाहिए था 12 का स्क्वायर -12। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होगा, -12 करेंगे, यहाँ पे आंसर कितना आएगा 132। मतलब ये कंडीशन भी बिल्कुल मैच हो रही है। तो अगर बाकी के सारे नंबर मैच हो चुके हैं, इसका मतलब है कि यही रॉन्ग होना चाहिए। अब देखते हैं कि क्यों रॉन्ग होगा। तो अब अगला जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए था 13 स्क्वायर -13। अगर हम 13 का स्क्वायर -13 करते हैं तो 13 का स्क्वायर होगा 169, और -13 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 156। तो जो आंसर आना चाहिए था वो 156 होना चाहिए था जिस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है 139। इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था 156। तो अगर पूछा गया है कि इनकरेक्ट नंबर क्या होगा या इनकरेक्ट पैटर्न क्या होगा, तो वो होगा ऑप्शन डी 139। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है कि इन अ प्रोसेशन 7 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो। 7 बॉयज हैं जो सभी क्या है एक रो में है। आगे दिया गया है कविकांत इज स्टैंडिंग लेफ्ट टू अनुराग। जो कविकांत है वो अनुराग के लेफ्ट में है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कविकांत होगा और कविकांत अनुराग के लेफ्ट में होगा। आगे दिया है बट राइट टू बिपिन, लेकिन जो कविकांत है वो बिपिन के राइट में है, तो जहाँ पे कविकांत है उसके लेफ्ट में बिपिन को होना चाहिए। तभी बिपिन के राइट में कौन आएगा कविकांत आएगा। आगे देखिए दिया गया है जयंत इज स्टैंडिंग राइट टू गौरव। जो जयंत है वो गौरव के राइट में है। आगे दिया है एंड लेफ्ट टू बिपिन, एंड मतलब जयंत, जो जयंत है वो बिपिन के लेफ्ट में है। अगर बिपिन यहाँ है तो बिपिन के लेफ्ट में यहाँ पे किसको होना चाहिए था जयंत को। और जयंत कहाँ पर है गौरव के राइट में, इसका मतलब है कि यहाँ पे किसको आना चाहिए था गौरव को। तो गौरव के राइट में जयंत हो जाएगा, जयंत के राइट में बिपिन, बिपिन के राइट में कविकांत, और कविकांत के राइट में होगा अनुराग। आगे देखिए दिया गया है सिमिलरली कोमल इज स्टैंडिंग राइट टू अनुराग। जो कोमल है वो अनुराग के राइट में है, तो अनुराग अगर यहाँ पर है तो उसके राइट में यहाँ पे कौन आएगा कोमल। आगे दिया है एंड लेफ्ट टू रामू, और जो कोमल है वो रामू के लेफ्ट में है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा रामू। तो ये हो जाएगा इनका फाइनल अरेंजमेंट। काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 सभी पर्सन अरेंज हो चुके हैं। यहाँ पे कोई भी कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं की है, ना ही इनको अलग से अरेंज करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि सभी एक दूसरे से रिलेट कर रहे थे। पहले दिया गया है कि जो कविकांत है वो बिपिन के राइट में है, अनुराग के लेफ्ट में है। इसके बाद दिया गया है कि जो जयंत है वो बिपिन के लेफ्ट में है, गौरव के राइट में है, मतलब ये यहीं पर अरेंज होंगे। इसके बाद दिया गया है कोमल अनुराग के राइट में है, रामू के लेफ्ट में है, इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा फाइनल अरेंजमेंट, क्योंकि कोई भी कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही है, इनको अलग से हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आगे देखते हैं तो क्या दिया है फाइंड आउट हु इज स्टैंडिंग इन द मिडिल। मिडिल में कौन होगा, तो लेफ्ट से काउंट करें तो 1 2 3 एंड 4, टोटल 7 पर्सन है। तो जो फोर्थ नंबर का पर्सन है वो मिडिल में होगा। तो लेफ्ट साइड से देखें तो 1 2 3 एंड 4 कविकांत होगा, राइट साइड से देखें तो 1 2 3 एंड 4 कौन होगा कविकांत। इसका मतलब है कि मिडिल में जो पर्सन होगा वो होगा कविकांत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे क्या दिया गया है अ टोटल ऑफ 78 सेलिब्रिटीज वर स्टैंडिंग इन अ रो। एक रो दी गई है जहाँ पे टोटल 78 सेलिब्रिटी हैं, जिसमें से आगे दिया है करण जौहर वाज स्टैंडिंग एट द 25th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो मान लेते हैं कि करण जौहर यहाँ पर होगा और इसकी रैंक होगी 25 फ्रॉम लेफ्ट। आगे दिया गया है सलमान खान वाज स्टैंडिंग एट 20th पोजीशन फ्रॉम द राइट, और मान लेते हैं कि यहाँ पे सलमान खान होगा जिसकी रैंक 20 राइट साइड से होगी। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी सेलिब्रिटीज वर स्टैंडिंग बिटवीन करण जौहर एंड सलमान खान। करण जौहर और सलमान खान के बीच में कितने सेलिब्रिटी होंगे, यहाँ पे पूछा गया है। तो अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, करण जौहर और सलमान खान इन दोनों पर्सन की रैंक को ऐड करना है। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो इनका जो टोटल है वो आएगा 45। 25 प्लस 20 कितना हो जाएगा 45। अगर 45 को हम 78 से कंपेयर करें तो लेस देन है, इसका मतलब है कि इनके बीच में पर्सन की संख्या होगी, जो रिमेनिंग पर्सन है वो यहाँ पर होंगे। इन केस सपोज करो इसके जो इनका जो टोटल है सलमान खान और करण जौहर का जो टोटल है, अगर वो 78 से ज्यादा आ रहा होता, इसका मतलब ओवरलैपिंग होती, तो उसको फिर हम अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर इन दोनों की जो रैंक है वो दिए गए टोटल से कम है, इसका मतलब हमें सिंपली क्या करना है 78 माइनस 45 कर देना है, तो कितना आ जाएगा 33। इसका मतलब है कि करण जौहर और सलमान खान के बीच में जो सेलिब्रिटी की संख्या है वो होगी 33। अब अगर हम 25 33 और 20 को ऐड करते हैं तो टोटल कितना आना चाहिए 78, क्योंकि टोटल इस यहाँ पे जो सेलिब्रिटी है वो 78 है। तो अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा 78 आएगा, मतलब कंडीशन मैच होगी।
इसका मतलब है कि अगर पूछा गया है कि करण जौहर और सलमान खान के बीच में कितने सेलिब्रिटी हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? 33। ऑप्शन सी 33 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे क्या दिया गया है कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। इस सीरीज में हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो 12 से 38 के बीच का अगर हम रिलेशन देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू 3 + 2। 12 इंटू 3 + 2 करेंगे, क्या आ जाएगा? 38। नेक्स्ट इसी तरीके से आगे देखिए, इंटू 3 + 2 अगर हम करते हैं 38 में तो नंबर मिलेगा 116। नेक्स्ट अगर आगे देखें तो 116 इंटू 3 + 2 करेंगे तो क्या नंबर मिलेगा? 350। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे भी सेम चीज होगा, 350 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1052। इसी तरीके से आगे अगर हम 1052 इंटू 3 + 2 करते हैं तो अगर 1052 इंटू 3 करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे जो नंबर है वो क्या मिलेगा? 3156। और +2 करेंगे तो जो नंबर है वो क्या हो जाएगा? 3158। ठीक है। तो जो नेक्स्ट नंबर है, जो मिसिंग नंबर है, वो क्या होना चाहिए था? 3158। और यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है कि सभी में जो है इंटू 3 + 2 हुआ है, तो जो भी नंबर है उसमें अगर हम इंटू 3 + 2 करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगा। तो 12 इंटू 3 + 2 करेंगे 38 होगा, 38 इंटू 3 + 2 करेंगे 116। इसी तरीके से अगर आगे देखते हैं तो बाकी के नंबर मिलेंगे। और जब हम 1052 इंटू 3 + 2 करते हैं तो फाइनली नंबर क्या होगा? 3158। इसका मतलब है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है और रिलेशन क्या दिया गया है? इफ ए प्लस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। प्लस के लिए क्या दिया गया है? ब्रदर का रिलेशन दिया गया है। डायरेक्शन देखें तो ए लेफ्ट साइड में है, बी राइट साइड में है, और ए लेफ्ट में ही है और बी राइट में ही है। इसका मतलब है कि डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट दिया गया है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए प्लस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो प्लस के लिए ब्रदर होगा और डायरेक्शन क्या होगा? लेफ्ट टू राइट। इसी तरीके से आगे देखें, ए माइनस बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी दिया गया है। ए लेफ्ट में था, लेफ्ट में ही आ रहा है, बी राइट में था, राइट में आ रहा है। और माइनस के लिए क्या दिया गया है? सिस्टर। इसका मतलब है कि अगर दो वेरिएबल के बीच में माइनस का साइन आएगा तो जो लेफ्ट वाला पर्सन है वो राइट वाले के लिए सिस्टर होगा। इसी तरीके से आगे देखें तो क्रॉस के लिए फादर दिया गया है और डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट के फॉर्म में ही दिया गया है। ठीक है। अब इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आगे देखिए दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट सी इज द सन ऑफ एम। हमें इस ऑप्शन में फाइंड करना है कि इनमें से किस ऑप्शन में जो सी है वो एम का सन होगा। अगर सी सन है एम का तो उसके लिए हमें दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहला ये है कि सी का जो जेंडर है वो कंफर्म होना चाहिए और मेल पर्सन होना चाहिए। साथ ही साथ सी और एम के बीच में जनरेशन का गैप होना चाहिए, जहां पे एम अगर फर्स्ट जनरेशन में है तो जो सी है वो सेकेंड जनरेशन में होना चाहिए। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एम टॉप के जनरेशन में और सी बॉटम के जनरेशन में होना चाहिए। इनके बीच में एक ही जनरेशन का गैप होना चाहिए। तो ये दो चीजें हमें ध्यान में रखना है कि सी का जेंडर मेल होना चाहिए और सी और एम के बीच में जनरेशन का गैप होना चाहिए, जहां पे एम टॉप में होना चाहिए और सी बॉटम के जनरेशन में होना चाहिए। अब एक एक करके हम ऑप्शंस को अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले हम एम से एन का रिलेशन देखेंगे। माइनस दिया गया है, माइनस का मतलब है सिस्टर, तो जो एम है वो सिस्टर होगी एन की। अगर एम सिस्टर है एन की, आगे देखें एन क्रॉस सी दिया गया है, क्रॉस का मतलब दिया गया है फादर, तो जो एन है वो फादर होगा सी का। अगर इस तरीके से रिलेट करने पे समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम फैमिली ट्री के द्वारा रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें तो एम माइनस एन दिया गया है सिस्टर, तो जो एम है वो सिस्टर होगी एन की। आगे दिया गया है एन क्रॉस सी, क्रॉस के मतलब दिया गया है फादर, तो जो एन है वो फादर होगा सी का। आगे दिया सी प्लस एफ, प्लस के लिए क्या दिया गया है? ब्रदर, तो जो सी है वो ब्रदर होगा एफ का। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो सी है वो एम के ब्रदर का सन हो रहा है, जबकि कंडीशन क्या होना चाहिए था? सी इज द सन ऑफ एम। तो जो सी है वो अगर एन का सन है तो एम के लिए सन नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए रॉन्ग होगा। अब इसी तरीके से आगे नेक्स्ट ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर बी क्या दिया गया है? एफ माइनस सी, माइनस के लिए क्या दिया गया है? सिस्टर, तो जो एफ है वो सिस्टर होगी सी की। तो अगर एफ सिस्टर है सी की तो यहाँ पे इस तरीके से रिलेट करेंगे। आगे दिया गया है प्लस, प्लस का मतलब क्या दिया गया है? ब्रदर, तो जो सी है वो ब्रदर होगा एन का। नेक्स्ट दिया गया है एन क्रॉस एम, क्रॉस का मतलब दिया गया है फादर, तो जो एन है वो फादर होगा एम का। तो यहाँ पे देखा जाए तो सी टॉप के जनरेशन में आ चुका है और एम बॉटम के जनरेशन में है, जबकि रिक्वायरमेंट क्या थी कि एम टॉप के जनरेशन में सी बॉटम में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो जनरेशन है वो उल्टे क्रम में आ चुका है। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन बी गलत होगा।
क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो सी है वो एम का क्या हो जाएगा, अंकल हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए था, सी इज द सन ऑफ एम, इसलिए ऑप्शन बी रॉन्ग होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एन से एम अगर मूव करेंगे, प्लस दिया गया है, प्लस का मतलब है ब्रदर, एन ब्रदर होगा एम का, माइनस दिया गया है, माइनस का मतलब सिस्टर दिया गया है, तो जो एम है वो सिस्टर होगी एफ की। ठीक है, इसके बाद आगे देखें, एफ क्रॉस सी दिया गया है, क्रॉस का मतलब है फादर, तो जो एफ है वो फादर होगा सी का। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो जनरेशन गैप सही है, लेकिन सी का जेंडर कंफर्म नहीं हो रहा है कि सी मेल होगा या फिर फीमेल होगा। दूसरी चीज, जो सी है वो एम के ब्रदर का सन या डॉटर होगा, इसका मतलब है कि एम के लिए सन नहीं होगा, तो ऑप्शन सी भी क्या होगा, गलत होगा। चार ऑप्शन थे, चार में से तीन ऑप्शन गलत हो चुके हैं, मतलब कंफर्म है कि जो ऑप्शन डी है यही राइट आंसर होगा। लेकिन चेक करते हैं कि सही होगा या नहीं होगा, या किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं। तो अब आगे देखिए, तो एम से एन अगर मूव करते हैं, क्रॉस दिया गया है, क्रॉस का मतलब क्या दिया है, फादर, तो जो एम है वो फादर होगा एन का। एन माइनस सी दिया है, माइनस का मतलब क्या दिया है, सिस्टर, तो जो एन है वो सिस्टर होगी सी की। सी प्लस दिया गया है, प्लस का मतलब है ब्रदर, तो जो सी है वो ब्रदर होगा एफ का। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से बिल्कुल कंफर्म पता चल रहा है कि जो सी है वो एम के लिए क्या होगा, सन होगा, क्योंकि जो सी है वो एम की डॉटर का ब्रदर होगा। तो कंफर्म कह सकते हैं कि जो एम है वो सी के लिए फादर होगा, और जो सी है वो एम का सन होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे क्या दिया गया है कि द फॉलोइंग एनालॉजी शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स, सेलेक्ट द पेयर विच हैज द सेम रिलेशनशिप। इसका मतलब है कि जो रिलेशन थेफ्ट और कन्फेस के बीच में है वही सेम रिलेशन हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो थेफ्ट मतलब क्या होगा, चोरी करना, और कन्फेस मतलब अपनी गलती को स्वीकार करना। तो थेफ्ट करने के बाद, चोरी करने के बाद वो अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है, इस तरीके से हम यहाँ पे इसको रिलेट कर सकते हैं। अगर सेम रिलेशन देखा जाए, पहले ऑप्शन देखें तो फाइट और डेयर दिया गया है, तो फाइट और डेयर दोनों चीजें सिमिलर नहीं होंगी, अपोजिट होगा। फाइट करने के बाद वो डेयरिंग भी दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे थेफ्ट करने के बाद पर्सन क्या कर रहा है, कन्फेस कर रहा है, मतलब अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है। तो नेक्स्ट दिया गया है कि फॉल्ट और एडमिट दिया गया है, मतलब फॉल्ट मतलब गलती होगी, एडमिट मतलब स्वीकार करना। मतलब यहाँ पे सेम चीज रिलेशन बन रहा है जो थेफ्ट और कन्फेस के बीच में रहा है, मतलब पर्सन की जो गलती है वो अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है। इसका मतलब है कि ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। तो थेफ्ट और कन्फेस के बीच में क्या रिलेशन बन रहा है कि पर्सन ने सपोज चोरी की है तो वो अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है, कन्फेस कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे फॉल्ट और एडमिट के बीच में क्या है कि अगर पर्सन की गलती है तो वो अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है, एडमिट कर रहा है। तो जो रिलेशन थेफ्ट और कन्फेस के बीच में, वही रिलेशन फॉल्ट और एडमिट के बीच में बन रहा है, मतलब सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉल्ट एडमिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। स्लॉक्स पर बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है और स्टेटमेंट दिए गए हैं, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें कंक्लूजन को फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन है जो करेक्ट होगा। ठीक है, तो अब अगर देखें, पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, सम शिप आर बोट, कुछ जो शिप हैं वो क्या है, बोट है, तो सम शिप आर बोट, इस तरीके से रिलेट करेंगे इनको सम के केस में। नेक्स्ट अगर देखें तो क्या दिया गया है, ऑल बोट आर सबमरीन, सभी जो बोट हैं वो सबमरीन होंगे, तो बोट को हमें सबमरीन के अंदर ड्रॉ करना है। आगे दिया गया है कि सम सबमरीन आर याच, कुछ जो सबमरीन है वो याच है, तो सबमरीन और याच को हमें सम के केस में रिलेट करना है। तो ये बनेगा इनका रिलेशन, वेन डायग्राम बनेगा। अब एक एक करके कंक्लूजन देखें। पहला कंक्लूजन दिया गया है, सम याच आर बोट, कुछ याच बोट है। तो याच और बोट का जो सर्कल है वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि इनके बीच में सम का रिलेशन नहीं बनेगा। सम का रिलेशन तभी बन सकता है जब दो सर्कल एक दूसरे को ऑल या सम के केस में ओवरलैप करे। तो यहाँ पे याच और बोट एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये कंक्लूजन रॉन्ग होगा। नेक्स्ट दिया गया है, सम सबमरीन आर बोट, सभी कुछ सबमरीन बोट है, सभी जो बोट है वो सबमरीन के अंदर है। अगर सभी बोट सबमरीन के अंदर है, मतलब सबमरीन का कुछ पार्ट बोट अवश्य होगा, इसका मतलब है कि सेकंड कंक्लूजन करेक्ट होगा। आगे दिया है, सम सबमरीन आर शिप, कुछ सबमरीन सब है। तो शिप और सबमरीन के बीच में देखें तो यहाँ पे सम का रिलेशन बन रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सम सबमरीन्स आर शिप, ये भी क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि शिप और सबमरीन एक दूसरे को सम के केस में ओवरलैप कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो क्या दिया है, सम याच आर शिप, कुछ याच शिप है, तो याच का जो सर्कल है और जो शिप का सर्कल है वो एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये गलत होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओनली सेकेंड एंड थर्ड कंक्लूजन राइट होंगे, ऑप्शन ए, ओनली सेकेंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे क्या दिया गया है, सम गूगल इज ट्यूटर, कुछ गूगल क्या है, ट्यूटर है।
नेक्स्ट दिया गया है नो ट्यूटर इज फेसबुक, कोई भी जो ट्यूटर है वो फेसबुक नहीं है। आगे दिया है ऑल फेसबुक आर व्हाट्सएप, सभी जो फेसबुक हैं वो व्हाट्सएप के अंदर है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव रिलेशन है वो ट्यूटर और फेसबुक के बीच में दिया गया है, ठीक है। अब एक एक करके कंक्लूजन देखें तो पहला कंक्लूजन दिया गया है सम व्हाट्सएप आर गूगल इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ व्हाट्सएप के गूगल होने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो नेगेटिव रिलेशन है वो फेसबुक और ट्विटर के बीच में है, तो गूगल का जो रिमेनिंग पार्ट है वो व्हाट्सएप हो सकता है। और अगर यहाँ पे कहा गया है कि सम व्हाट्सएप और गूगल इज अ पॉसिबिलिटी, तो व्हाट्सएप और गूगल के बीच में अननोन रिलेशन है, इसका मतलब है कि ये पॉसिबिलिटी करेक्ट होगी, क्योंकि अगर अननोन रिलेशन है कंफर्म कुछ कहा नहीं जा सकता, तो वहां पे पॉसिबिलिटी करेक्ट होती है। नेक्स्ट दिया गया है कि सम ट्यूटर कैन नेवर बी फेसबुक, कुछ ट्यूटर कभी भी फेसबुक नहीं हो सकते हैं। तो ट्यूटर और फेसबुक के बीच में नो का रिलेशन है, कोई भी ट्यूटर फेसबुक नहीं है, इसका मतलब है कि कोई जो ट्यूटर है वो कभी भी फेसबुक नहीं होंगे। तो सम ट्यूटर कैन नेवर बी फेसबुक, ये क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो है कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही करेक्ट होंगे, इसका मतलब आंसर होगा बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन डी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 टू 19, जो कि लीनियर अरेंजमेंट पर बेस्ड दिया गया है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, इन अ ट्रेड फेयर 7 कार ऑफ डिफरेंट कंपनीज कैडलैक, एम्बेसडर, फिएट, मारुति, मर्सिडीज, बेडफोर्ड एंड फॉर्गो आर स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट इन द फॉलोइंग ऑर्डर। यहाँ पे सभी कार का जो फेस है वो ईस्ट की तरफ है, तो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि ये ईस्ट डायरेक्शन होगा और सभी कार का जो फेस है वो ईस्ट की तरफ है। अगर सभी कार ईस्ट की तरफ फेस कर रही हैं तो ये होगा रो का लेफ्ट एंड, ठीक है। और यहाँ पे ये बनेगा राइट एंड, ठीक है। अब आगे देखें तो क्या दिया गया है कि कैडलैक इज नेक्स्ट टू द राइट ऑफ फार्गो, जो कैडलैक है वो फार्गो के नेक्स्ट में है, इसका मतलब है कि उसके लेफ्ट या राइट में है। तो जो कैडलैक है वो फार्गो के या तो लेफ्ट या फिर राइट में होना चाहिए, पर कहाँ पर होंगे कुछ कह नहीं सकते हैं, तो इनको हम अलग से लिख लेते हैं कि कैडलैक और फार्गो साथ में आएंगे। लेकिन दोनों कार आपस में डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट राइट में रिप्लेस हो सकते हैं। आगे देखिए तो क्या दिया है, फॉर्गो इज फोर्थ टू द राइट ऑफ फिएट, जो फॉर्गो है वो फिएट के फोर्थ राइट में है, इसका मतलब है कि रो में जहां पे फिएट आएगा उसके बाद 3 प्लेस छोड़ के फोर्थ नंबर पे क्या आना चाहिए, फॉर्गो आना चाहिए। फॉरगो इज फोर टू द राइट ऑफ फिएट। आगे देखिए तो क्या दिया है, मारुति कार इज बिटवीन एम्बेसडर एंड बेडफोर्ड, जो मारुति कार है वो एम्बेसडर और बेडफोर्ड के बीच में है। पर मारुति कार कहाँ पर आएगी अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, तो इसको अलग से हम ड्रॉ करते हैं कि मारुति कार जहां पर होगा उसके एक साइड में एम्बेसडर होना चाहिए और दूसरे साइड में बेडफोर्ड होना चाहिए, पर ये कहाँ पर होंगे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट अगर देखें तो क्या दिया गया है कि फिएट विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर, जो फिएट है वो एम्बेसडर के थर्ड लेफ्ट में है। आगे दिया गया है कि इज एट वन एंड, और जो फिएट है वो एक एंड पर है। अगर फिएट एक एंड पर है तो या तो लेफ्ट एंड पर होगा या फिर राइट एंड पर होगा। अगर हम फिएट को देखें कि अगर वो राइट एंड पर आता है तो फिएट कहाँ आना चाहिए था, एक तो एंड पर आना चाहिए था, दूसरी चीज क्या दिया गया है कि एम्बेसडर के थर्ड लेफ्ट में होना चाहिए। और अगर फिएट यहाँ पर आता है तो क्या वो एम्बेसडर के थर्ड लेफ्ट में होगा, नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो फिएट है वो राइट एंड पर नहीं आ सकता है। अगर फिएट राइट एंड पर नहीं आएगा मतलब कंफर्म हो जाता है कि जो फिएट है वो लेफ्ट एंड पर आएगा। और अगर फिएट यहाँ पर आता है तो कंडीशन क्या है कि फिएट विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर, जो फिएट है वो एम्बेसडर के थर्ड लेफ्ट में है। अगर फिएट यहाँ पर है तो इसका मतलब है कि फिएट के थर्ड राइट में एम्बेसडर आना चाहिए, इसका मतलब है कि जो एम्बेसडर है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो एम्बेसडर अगर यहाँ पर आएगा तो उसके 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में क्या हो जाएगा, फिएट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखो तो क्या दिया गया था यहाँ पे कंडीशन कि फिएट जो है उसके फोर्थ राइट में फॉरगो है, तो फिएट का प्लेस कंफर्म हो चुका है, तो उसके फोर्थ राइट में 1 2 3 एंड फोर्थ राइट में क्या आएगा, फॉरगो। इसके अलावा कंडीशन दी गई थी कि जो कैडलैक है वो फार्गो के नेक्स्ट में है, नेक्स्ट का मतलब क्या बताया गया, लेफ्ट या राइट में होगा। तो अगर फार्गो यहाँ पर है, फार्गो के लेफ्ट में एम्बेसडर है, इसका मतलब है कंफर्म है कि जो कैडलैक कार है वो फार्गो के राइट साइड में होगी, ठीक है। इसके बाद अगर आगे देखें तो नेक्स्ट कंडीशन क्या थी कि जो मारुति कार है वो एम्बेसडर और बेडफोर्ड के बीच में आना चाहिए। तो मारुति के एक साइड में एम्बेसडर और दूसरे राइट साइड में बेडफोर्ड आना चाहिए। और अगर एम्बेसडर यहाँ पर है और उसके एक साइड फॉरगो है तो मारुति नहीं आ सकती है, इसका मतलब है कि जो मारुति कार है वो यहाँ पर होगी, ठीक है।
और मारुति कार के लेफ्ट में कौन होगा, बेडफोर्ड होगा, क्योंकि इनका डायरेक्शन नहीं दिया गया था, केवल इतना दिया गया था कि जहां पे मारुति कार होगा उसके एक साइड में एम्बेसडर और दूसरे साइड में बेडफोर्ड होना चाहिए। तो मारुति कार बेडफोर्ड और एम्बेसडर के बीच में आना चाहिए। सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है। अब अगर देखा जाए तो जो रिमेनिंग कार है वो रिमेनिंग प्लेस पर आएगी और एक ही कार बच रही है और वो है मर्सिडीज। जो मर्सिडीज है वो रिमेनिंग प्लेस पर आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन आएगा, मर्सिडीज। ये होगा इनका फाइनल अरेंजमेंट। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है। विच ऑफ द कार आर ऑन द बोथ साइड ऑफ कैडिलैक कार। कैडिलैक कार की दोनों ही साइड में कौन सी कार होंगी। तो जहां पे कैडिलैक है उसके एक साइड देखो फॉर्गो है और दूसरी साइड में देखा जाए तो क्या है, मर्सिडीज है। तो कैडिलैक के लेफ्ट और राइट साइड में क्या आएगा, फॉर्गो और मर्सिडीज। दोनों ऑप्शन, दोनों एक साथ एक ऑप्शन में देखें तो कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में, फॉर्गो एंड मर्सिडीज। इसका मतलब है कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ए में देखें तो एम्बेसडर एंड मारुति कार दिया गया है, जो बिल्कुल नहीं होगा। मारुति एंड फिएट ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, लास्ट एम्बेसडर एंड फॉर्गो दिया है, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, फॉर्गो एंड मर्सिडीज। इसका मतलब है कि जो ऑप्शन सी है वो होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखें तो क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सी कंडीशन है जो करेक्ट होगी वो हमें चेक करना है। तो देखिए पहली कंडीशन क्या दिया गया है, मारुति इज नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर। जो मारुति है वो नेक्स्ट लेफ्ट में है एम्बेसडर की, मतलब एम्बेसडर के इमीडिएट लेफ्ट में मारुति होना चाहिए। तो जहां पे एम्बेसडर है उसके इमीडिएट लेफ्ट में क्या है, मारुति है। कंडीशन मैच हो रही है। इसका मतलब कि जो ऑप्शन ए है यही राइट आंसर होगा। अब बाकी ऑप्शन देख सकते हैं कि क्यों गलत होगा। तो नेक्स्ट दिया गया है कि बेडफोर्ड इज नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ फिएट। जो बेडफोर्ड है वो नेक्स्ट लेफ्ट में है किसके, फिएट के। तो बेडफोर्ड इज नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ फिएट, जबकि जो बेडफोर्ड है वो फिएट के राइट साइड में है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है बेडफोर्ड इज एट वन एंड। बेडफोर्ड एक एंड पर है जबकि वो एंड पर नहीं है, तो ऑप्शन सी क्या होगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है फिएट इज नेक्स्ट सेकंड टू द राइट ऑफ मारुति। मारुति के सेकंड राइट में है। तो मारुति के सेकंड राइट में अगर देखा जाए तो क्या है, फॉर्गो है, जबकि यहाँ पे फिएट के लिए कहा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि बाकी के तीन ऑप्शन क्यों गलत है ये भी हमने चेक कर लिया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मारुति इज नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर। और यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे क्या दिया गया है, इफ ए स्टैंड्स फॉर प्लस, बी स्टैंड्स फॉर माइनस और सी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो हमें इस वैल्यू को पुट करना है और कैलकुलेट करना है। तो पूछा गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो अगर यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं तो 10, और सी के लिए यहाँ पे दिया गया है मल्टीप्लीकेशन, तो 10 इंटू 4 लिखेंगे ब्रैकेट बंद, और नेक्स्ट ब्रैकेट में दिया गया है ए, और ए की वैल्यू होगी प्लस। नेक्स्ट दिया गया है 4, उसके बाद सी दिया गया है, सी की वैल्यू है मल्टीप्लीकेशन, तो 4 इंटू 4 लिखेंगे और ब्रैकेट बंद। इसके बाद बी दिया गया है, बी की जो वैल्यू है वो माइनस होगी और वहाँ पे 6 दिया गया है। अब हमें सिंपली इसको कैलकुलेट कर देना है। तो 10 इंटू 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 40, उसके बाद प्लस साइन। नेक्स्ट है 4 इंटू 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 16, और उसके बाद है -6। ठीक है, इसके बाद अगर हम 16 और 6 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 16 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 10। और पहले से कितना था, 40। 40 और 50 दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, तो जो ऑप्शन बी है 50, ये होगा राइट आंसर। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना था, वैल्यू को पुट करना था और कैलकुलेट करना था। ठीक है, इसी के साथ जो अपना एनालिसिस है प्रीवियस ईयर पेपर का वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।